सर राकेश कुमार यादव। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो सीनेट के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में जाना जाता है, और RUHS एग्ज़ाम कराती है यूनिवर्सिटी राजस्थान में। तो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। एम्स वगैरह में भी इसका एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसमें क्या पढ़ने चल रहे हैं कि फ़िज़िक्स कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उस क्वेश्चंस को करने से पहले उस फिज़िक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें हम लेके आए हैं फर्स्ट वीडियो, मोशन, गति। गति क्या होती है? कोई भी वस्तु जब अपना स्थान परिवर्तन करती है तो जिस कारक के वजह से होता है उसको बोलते हैं गति। अब ये गति में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। पहला पढ़ने चल रहे हैं सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए, किस के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। इसको बोलते हैं परिमाण, इसको बोलते हैं दिशा। परिमाण तथा दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? दिशा की। केवल व केवल परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो ये हमने देखा सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वेग, त्वरण और विस्थापन, विद्युत धारा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? जैसे ताप, दूरी और बल, ये सब के सब क्या हैं? अदिश राशि हैं। तो हमने क्या बताया आपको? दो चीज़ें, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि जिसमें व्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम सदिश राशि कहेंगे। और अदिश यानी कि वे राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की जरूरत पड़ती है, दिशा नहीं होती है इसमें, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक। और जो सदिश राशि होती हैं, इनके ऊपर हम एक ऐसे एरो लगाते हैं, जो राशि होंगी उनके ऊपर एरो लगाएंगे, इनमें नहीं लगाएंगे, इसमें हम मार लगाते हैं ऐसे। ठीक। वो जब हम आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम देखने चल रहे हैं दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी क्या है? दूरी, अरे चल ही नहीं रहा, मार करिए। ये हम दूरी देखने चल रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में, हम नहीं कहेंगे, या ऐसे कह लेंगे, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए मार्ग है, ये वस्तु ए है, ये चल के आ रहा है इधर, हो सकता है इधर आया हो, या हो सकता है उधर गया हो सकता है इधर गया हो या इधर गया हो। यानी कि ऐसे 4 डायरेक्शन में कहीं भी जाए कोई वस्तु अपने ओरिजिन पॉइंट से किधर भी जाए, जो मार्ग की लंबाई है L, यही क्या होगी? दूरी कहलाएगी। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक। इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? D से। ठीक। अब ये जो दूरी होती है, यह हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कैसा होगी ये? हमेशा धनात्मक होगी।
और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट होता है मीटर। ये कौन सा यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। क्या होती है, सेंटीमीटर। कौन सा यूनिट है ये, सीजीएस यूनिट है। तो हमने देखा कि दूरी क्या होती है, उसका मात्रा क्या होता है। अब हम देखने चल रहे हैं विस्थापन क्या होता है। ठीक, तो जो विस्थापन है, फिर देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए। जो दूरी होती है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है और यह हमेशा धनात्मक होती है। इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है और एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक, अब हम विस्थापन देखने चल रहे हैं। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन ये इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट known as डिस्प्लेसमेंट। इसको हम वेक्टर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई ए है और ये बी है। ए ने स्टार्ट किया, पॉइंट सी पे आया, बी ने स्टार्ट किया, पॉइंट सी पे आया। तो ये जो सी और बी की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच फिक्स डिस्टेंस हो गई ना, और इस ए और सी के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये है। अब मान लीजिए एक ऐसा कहें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए स्टार्ट किया चलना और बी पे गया, ए ने शुरू किया बी पे गया, बी से शुरू होकर सी पे गया और सी पे शुरू होकर ए सी तक गया। हम कहें कि ए द्वारा विस्थापन क्या होगा, तो ये जो सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है ए से लेकर सी तक, यानी कि ए जब सी तक गया है इतने दूरी तक क्या मानेंगे उसको, विस्थापन। यानी कि विस्थापन क्या होती है, मिनिमम ट्रेवल डिस्टेंस होती है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो सबसे न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक ऐसा जिगजैग मोशन है, कोई वस्तु ए से चल रही है, ये पॉइंट बी पे आई, कहें विस्थापन बताओ भाई, तो कहो भाई हमको तो पता नहीं चल रहा है सांप क्या कर रेंग रहा है, चल रहा है, हम बता रहे हैं। हमने बोला विस्थापन की डिफिनीशन क्या है, एक लाइन की डिफिनीशन है कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कह रहे हैं। तो जैसे एक और बी है तो न्यूनतम दूरी क्या है, यहीं से लटक जाइए, कहीं विस्थापन लेना हो तो सीधे लटक जाओ। अब ये क्या हो गए, ये जो है ये हो गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये जो दूरी हो गई विस्थापन हो गई। तो हमें उम्मीद है कि विस्थापन को आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम देखने चल रहे हैं इसके बाद स्पीड के बारे में। किसके बारे में, स्पीड क्या होती है। उससे पहले रिवाइज कीजिए, विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं की न्यूनतम निश्चित दूरी को विस्थापन कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ भूल गए, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। उसी तरह है, एक मेन बात है कि जो विस्थापन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। नोट करने वाली बात है। लेकिन अभी हमने दूरी बताया वो ऐसा नहीं थी, वो कैसी थी, हमेशा पॉजिटिव थी। कैसी थी, लेकिन ये सब हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। तो ये नोट कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अब हम देखने चल रहे हैं चाल। क्या देखने चल रहे हैं, चाल। किसकी चाल भाई,
आजकल लोगों की चाल भी होती है और गाड़ियों की चाल भी होती है। हम जो यहाँ बात करने चल रहे हैं, गाड़ियों वाली चाल बात करने चल रहे हैं। चाल किसे कहते हैं? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है फार्मूला। ठीक, तो परिभाषा की अगर बात करें तो बता देंगे कि दूरी अपान समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? चाल। या हम दूसरे बातों में कहें तो क्या बात कहेंगे? बात ही तो कह रहे हैं आप लोग से। तो जो चाल होती है, किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को चाल कहते हैं। ठीक, ये ऐसे बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। रेशियो ऑफ डिस्टेंस वर्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम बोलेंगे ना, इज कॉल्ड स्पीड। ओके, अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी? स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इन दोनों का बात दो मिला के क्या लिखेंगे? मीटर सेकंड इनवर्स। ये कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा? मीटर के जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड हमेशा रहता ही है। ये क्या है? सीजीएस है। इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और नाम है एमकेओ सिस्टम। मीटर किलोग्राम सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, तो हमने देखा स्पीड के बारे में। ठीक, अब हम बात करने चल रहे हैं स्पीड के बाद वेलोसिटी। तो हम देखने चल रहे हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन पूरे फिजिक्स में बिना वेलोसिटी का कोई काम भी नहीं है। हर जगह वेलोसिटी आपको दिखेगी। ठीक, तो अगला देखने चल रहे हैं वेलोसिटी, या इसी को बोलते हैं वेग। ये क्या होती है? तो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? वेग। तो जैसे हम पढ़े थे स्पीड, वैसे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, ऐसा वेक्टर ऐसे लिख के। अगर ये ना भी लिखें तो केवल v भी लिखें तो यही समझ में आती है बात कि क्या लिखा गया है? स्पीड लिखा गया है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे s लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे d लिख चुके हैं। तो s अपॉन t लिखेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पे टाइम लिखेंगे। तो यानी कि वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर s अपॉन t, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो भी दो होगी, जैसे स्पीड की थी। इसकी पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर ही रहेगी, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ देख लीजिए, ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस। तो हमने देखा वेलोसिटी और स्पीड। अब हम देखने चल रहे हैं क्या? एक्सीलरेशन, त्वरण। अच्छा, इसके डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वही विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, अब हम देखने चल रहे हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सीलरेशन, जिसको बोलते हैं त्वरण।
क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से। तो जो एक्सेलरेशन है ये भी कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा लगती है। तो पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, ये क्या है, ए इक्वल टू वी अपॉन टी। वी क्या है, वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम है। तो यानी कि ए इक्वल टू वी बाई टी। तो कहें कि परिभाषा बताइए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, बोलना है कि वेलोसिटी और समय के अनुपात को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, और वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेग। वेग और समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। वेग और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता क्या है, तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और नीचे भी एक सेकेंड है। तो जब ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है कि और माइनस जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा। तो ये एसआई यूनिट है। और सीजीएस यूनिट में बात करें तो यहाँ पे मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लगा दीजिए, और सेकेंड की जगह पे तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, सीजीएस यूनिट है। तो ये 2 यूनिट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे उसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात आती है तो इसमें भी है। जो त्वरण है ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी जीरो नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है खुद ही ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है, तो ये वेलोसिटी जीरो हो सकती है, शून्य हो सकती है, और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो अब हम देखने चलना है नेक्स्ट, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय वेग जिसको बोलते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और होता क्या है, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपन टी। ये थीटा क्या है, तो कोणीय विस्थापन है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए सर्कुलर ऑर्बिट है, कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मार्ग पे कोई वस्तु चलेगी, तो ये जितना इसका विस्थापन होगा सर्कुलर मार्ग पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका कट सेक्शन लें, तो ए पॉइंट से ए से बी तक कोई भी दूरी अगर तय की गई है, तो ये क्या होगी, थीटा है। क्या होती है, थीटा जो होती है विस्थापन होती है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कोणीय वेग का परिभाषा, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने बात किया कोणीय वेग के बारे में। अब हम देखने चलना है किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होती है, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार मार्ग पे जो चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक, जब कोई भी वस्तु सर्कुलर मार्ग पे चक्कर लगाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कितना होता है, mv²/r। ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मार्ग पे लगा रहे चक्कर, किसी वस्तु को जो चक्कर लगा रही है उसके ऊपर जो बल काम आता है, कौन सा बल लगता है उस पर, mv²/r। तो याद रखिएगा। एक होती है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जैसे गांव में क्या होता है कि घी वगैरह निकालने के लिए, दही से घी निकालने के लिए एक रही लेके ऐसे खूब मथा जाता है, ऐसे नचाया जाता है बार बार, ऐसे 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 ये है तो ऐसे ऐसे किया जाता है। तो ऐसे तेज़ तेज़ करेंगे तो इसके किनारे पे क्या हो जाएंगे, घी इकट्ठा हो जाता है। तो यह एक आभासी स्यूडो फोर्स होती है, आभासी होती नहीं है लेकिन लगती है कि वो एक बल है, लेकिन कोई बल नहीं है। ठीक, उस बल के द्वारा 3 काम होता है। क्या काम होता है? जो मशीन बनती है घी निकालने वाला, वो बनाया जाता है। और ये जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, जब हम गिरते हैं, तो जब हम गिरने लगते हैं तो हम अपने साइकिल को उधर ही झुका लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देती है। और जब कोई भी मौत के कुआं में देखे होंगे, जब बाइक चला रहा होता है कोई इंसान, तो जब वो देखिए कैसे वो बैलेंस किया रहता है, क्योंकि उतना एंगल पे वो राउंड चक्कर लगाता रहता है। और स्पीड भी बैलेंस किया रहता है। स्पीड स्लो किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स से और वो गिर जाएगा। ये सारे फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है हम आगे भी देखेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, तो वो ये है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ कुछ अलग नहीं हो जाएगा, वही यूनिट रहेगा फोर्स का। अब हम देखने चल रहे हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या होती है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। कौन कौन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के गति नियम। न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में, किसमें, प्रिंसिपिया, उनकी किताब का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक बुक में उन्होंने अब हम देखने चलना है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने अपने बुक प्रिंसिपिया में बताया था इन सब के बारे में। तो न्यूटन के 3 नियम थे। तो पहला नियम क्या था, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसको बोलते हैं हम फोन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है उसको समझ लीजिए। जो जड़त्व का नियम है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक, तो जड़त्व क्या कहता है कि यदि बाह्य बल के अनुपस्थिति में व्यक्ति अपनी स्थिति को बनाए रखती है, यानी कि अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति करेगी, और एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती रहेगी। तो न्यूटन ने क्या कहा था, उसी बात को अपनी भाषा में कहे थे क्या कहे थे कि जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, एक समान चाल से चल रही है तो वो एक समान चाल से चलती रहेगी, या अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या एक शब्द में कहें तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी स्थिति में रहेगी। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक, तो उसको हम लिख लेते हैं। क्या कहे थे कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वे विराम में रहेगी, या एक समान चाल से चल रही है तो वह चलती रहेगी,
जब तक कि उसको बाह्य बल आरोपित ना हो। यानी कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था है तो वो विराम में ही रहेगी, या एक समान चाल से चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल का आरोपित न हो। या एक लाइन में वही बात कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में व्यक्ति या वस्तु अपनी अवस्था में रहेगी। और कौन सी अवस्था होती है? तो 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? विरामावस्था, गति का अवस्था, तो ये बताए थे हमने, ठीक, कि बाह्य बल की अवस्था में व्यक्ति या वस्तु जो होती है अपनी अवस्था बना रखती है। तो पहला नियम तो ये था। फिर से देख लीजिए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में व्यक्ति जो वस्तु होती है अपनी अवस्था को बनाए रखती है। और ये जो अवस्था होती है वो 2 होती है, विराम की अवस्था और गति की अवस्था, ठीक। तो हमने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम देखने चल रहे हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या है द्वितीय नियम? आइए जानते हैं। F = m/a। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स की डिफिनेशन न्यूटन के दूसरे नियम से ही होती है। क्या होता है न्यूटन का दूसरा नियम? यही है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये डायरेक्टली तो ये बात नहीं कहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहे थे कि जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ है। डायरेक्ट समझ लीजिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है? मास के, और यही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। तो F = ma। ये हो गए न्यूटन के सेकेंड लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन, ठीक। अब हम देखने चल रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ में हम बल की परिभाषा आती है। क्वेश्चन भी आते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या पता चलता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल की परिभाषा आती है। अब हम देखने चल रहे हैं न्यूटन की थर्ड लॉ। न्यूटन की थर्ड लॉ क्या होती है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये जो न्यूटन थे उनका तीसरा नियम क्या था? तृतीय नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया के अपोजिट में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आपका कोई दिमाग खराब किया था, उसके जवाब में आप भी उसको दिमाग खराब करने लगे, या नहीं खराब किए तो कहीं और गुस्सा निकले, मारे दीवार पे, एकदम खींच के मारे दीवार पे, हाथ में एकदम झन्ना आ गया आपका हाथ। दीवार तो चुपचाप था, फिर हाथ कैसे झन्ना गया? जितने फोर्स से आपने दीवार पे बल आरोपित किया, दीवार ने अपोजिट दिशा में वही ट्रांसफ़र कर दिया, भैया ले लो।
तो जितना बल आपने दीवार पे मारा, दीवार ने भी उतना बल आपको अप्लाई किया, तो इसलिए हमारे हाथ में भी चोट लग जाती है। ठीक, तो ये नियम क्या है कि हर, ऐसे हर नहीं समझिए, ऐसे कि प्रत्येक वस्तु अपने ऊपर आरोपित बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित करते हैं। यही क्या है न्यूटन का तीसरा नियम, F इक्वल टू माइनस एफ, या इसी को क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया, या इसी को कह लीजिए एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ठीक, ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में जो दिशा होती है वो अपोजिट होती है। अब हम बात करते हैं इन तीसरे नियम का कुछ क्या उदाहरण जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहली तो बात एग्जाम्पल में यही निकल के आती है कि जो रॉकेट लॉन्च होता है वो न्यूटन के कौन से नियम के ऊपर आधारित है। तो सीधा सा जवाब है कि जो रॉकेट लॉन्च होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर आधारित है। एक और भी आती है कि जब हम रोड पे चलते हैं, इंसान द्वारा रोड पे चलना किसका उदाहरण है, तो मानव का रोड पे चलना न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। घोड़े द्वारा रथ को आगे खींचना कौन सा उदाहरण है, तो न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। जब हम नाव से जब उतरते हैं तो नाव का पीछे की तरफ घिसकना न्यूटन के कौन सा नियम है, तो न्यूटन के तीसरा नियम है। क्वेश्चन आता है कि बालू में चलना कठिन क्यों होता है, तो बालू में चलना कठिन इसलिए होता है कि जब हम बालू में चलते हैं तो हमारे पैर के द्वारा जो बल लगाया जाता है, तो जितना हम क्रिया लगाते हैं उसके ऊपर उतना प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमको चलना मुश्किल हो जाता है। ये उदाहरण है। ठीक, अब हम कुछ उदाहरण न्यूटन के दूसरे नियम से फर्स्ट नियम से लेते हैं। हमने फर्स्ट नियम में देखा कि एक वस्तु है, एक समान चाल से चल रही है तो चलती रहती है, अगर रुक गई है तो रुकी रहेगी जब तक हम उसको बार बार ना लगाया जाए। तो इसका उदाहरण देखने को मिलता है। आप कभी भी बस में गए हैं या ट्रेन में ट्रेवल किए हैं तो आपने अनुभव किया है कि जब आप बस में बैठे होते हैं, अचानक बस चल दी, तो आपका जो सर के ऊपरी हिस्सा होते हैं, कमर के ऊपरी हिस्सा क्या जो होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं और बाकी पैर वाला हिस्सा आगे चला जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, विराम के जड़त्व के कारण। दूसरा भी आपने अनुभव किया होगा कि जब गाड़ी चल रही थी, आगे कोई व्हीकल्स आए, गाड़ी आई, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, आप अचानक आगे की ओर गिर गए। ठीक, कई लोग तो जानबूझ के भी गिरते हैं बस में, समझ रहे हैं ना, इंटेंशनली भी गिरते हैं, वो अलग भी लोग हैं, तो अलग प्रकार के। ऐसा आप ना कीजिएगा क्योंकि ये असामाजिक कार्य है। तो जब हम आगे गिरते हैं, जब ब्रेक लगता है तो आप आगे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों गिरते हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी चल रही थी, मस्त मज़े में आप भी चल रहे थे गाड़ी के साथ, और आपका पूरा शरीर गतिमान था। क्या था, गतिमान था। जैसे ही ब्रेक लगा, आपका शरीर गतिमान तो था, लेकिन ब्रेक लगने के कारण कमर के जो निचले हिस्से हैं, शरीर के जो निचला हिस्सा है वो तो विराम में आ गया तुरंत, लेकिन कमर के जो ऊपरी हिस्से होते हैं या पैर के ऊपरी जो हिस्सा होते हैं वो अभी गतिमान में है, तो इसलिए वो रुक नहीं पाया, तो आप ऐसे आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ऐसा होता है। एक तीसरा नियम है कि जब कई लोग शौक की वजह से गाड़ियों में सेब लटकाए रखते हैं। ठीक, गाड़ियों में सेब लटकाए रहते हैं। ठीक, अब सेब किस लिए लटकाते हैं वही जाने, हमें क्या पता है। जब सेब लटकाए हैं तो जब गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है तो जब मोड़ता है तो ऐसे लटका होता है, तो अगर गाड़ी इधर मुड़ रही है तो वो इधर चला जाता है, और गाड़ी इधर मुड़ रही है तो वो इधर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, दिशा का जड़त्व। किसकी वजह से, दिशा के जड़त्व की वजह से होता है। तो अभी हमने आज आपको फर्स्ट लेक्चर लिए थे गति के ऊपर,
अब ये कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट भी कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। थैंक यू।